हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th एचबीएससी के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि पीवाईक्यू में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, ये हमारी डे 1 क्लास है। ठीक है, और जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक हम डे टू डे आपके लिए क्लास रिवीजन लाते रहेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास है। पहली क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने हम करेंगे। कम से कम 40 से 45 मिनट की क्लास रखा करेंगे ताकि बच्चे का रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए। इसमें मैं सब कुछ कवर करवाऊंगा। ठीक है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, एमसीक्यू और केस बेस्ड स्टडी, असर्शन रीजन, सारी चीजें कवर करवाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे। तो आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस कवर होते हैं आप करिए और समझिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट करना है 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स का, और विद रिस्पेक्ट टू किसके? cos स्क्वायर एक्स के। नॉर्मली आपने क्या करा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है ज़्यादातर, तो यहाँ पर क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर एक्स आ गया। तो ऐसा कंसेप्ट अगर आ जाता है तो जो भी आपको दो टर्म्स दे रखी हैं, एक को u मानोगे, इसको u मानते हैं, और इसको मानते हैं v। ठीक है, और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? देखो यहां पर पावर फॉर्मूला लग रहा है a की पावर x वाला। ठीक है, a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x इंटू में log a, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका दोबारा से हो जाएगा, तो यहां पर इसका हो जाएगा du अपॉन में dx। ठीक है, a की पावर x, तो 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू में log 2। ठीक है, अब क्या होगा कि साथ में इसका भी होगा। अगर ये नॉर्मली x लिखा होता ना तो इसका 1 हो जाता, बट यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा? पहले पावर का होगा, तो 2 cos x। ठीक है, और फिर cos x का दोबारा से होगा तो माइनस का sin x, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरे में क्या कह रहा था? v क्या था आपके पास? v था cos स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास dv अपॉन में dx। तो इसका हो जाएगा 2 cos x और cos x का माइनस का sin x। इस तरीके से ये सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था? आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए था। ठीक है, तो इसको हमने u माना था, तो जिसका डेरिवेटिव चाहिए होता है ना उसको ऊपर रखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चाहिए था du अपॉन में dx डिवाइड बाय dv अपॉन में dx। ठीक है, इसका डेरिवेटिव चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो क्या करना है कि अब जो चीज ये ऊपर आ रखी है उसको ऊपर लिखिए। जैसे कि ये आ रखा था ना, ये आ रखा था 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय log 2 मल्टीप्लाई बाय 2 cos x। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय माइनस का sin x। ठीक है, और डिवाइड कर देना है ये वाला टर्म 2 cos x इंटू में माइनस का sin x। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जो जो कट रहा है काटो, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है, क्या बचेगा आपका पास? 2 की पावर cos स्क्वायर एक्स इंटू में log 2। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करें, ना समझ में आए तो पूछ लें। अगला क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर देन फाइंड dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स बाई 5। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, और ये वाली टर्म जब इधर जाएगी ना तो ये tan हो जाएगी, tan a स्क्वायर। ठीक है, tan a स्क्वायर। अब ये tan a स्क्वायर क्या हो गया? ये कांस्टेंट नंबर हो गया। क्या हो गया? ये आपका एक कांस्टेंट नंबर हो गया। तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस इसका होता है तो क्या होता है? 2y, और फिर y का दोबारा से होता है dy अपॉन में dx इक्वल टू में 0। ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो 2y
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में वाई। तो देखो प्रूव हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे रखे हैं आपको, आर गिवन बाय दिस एंड दिस। ये दोनों डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम की, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो इसमें क्या करना होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करने के लिए बेस इंटू हाइट का मतलब है एक बेस हो जाएगा आपका, ये वाली टर्म बेस हो जाएगी, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा हाइट हो जाएगी। ठीक है, बेस और हाइट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मॉडुलस लगा के रखते हैं वैसे, क्योंकि हम एरिया को कभी भी नेगेटिव में नहीं दिखाते, तो मॉडुलस लगा लो। तो बेस और हाइट का क्या निकालना है? पहले मॉडुलस निकालना है। यहाँ पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो बेस और हाइट का डिटरमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? आई, जे और के को अलग रखते हैं, और बाकी ये टर्म जो होती है ना उनका कोएफिशिएंट लिख देते हैं, जैसे कि 2, -1 और 1, और इधर आ जाएगा 1, 3 और -1 इस तरीके से। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आता है? आई को लेते हैं और इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाती हैं, ये तो मल्टीप्लाई होता है तो 1, और इसको माइनस करके ये आ जाएगा 3। फिर माइनस का जे आता है, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो इसको मल्टीप्लाई करो -2 और इसको मल्टीप्लाई करो माइनस करके 1। फिर प्लस का के, ये लाइन गई, तो ये हो जाएगा आपका 6, और माइनस का आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा माइनस का 2i और माइनस का प्लस का हो जाएगा 3j और ये हो जाएगा 7k। इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, बट इसमें डिटरमिनेंट ही नहीं निकालना। अब आपको क्या करना है इसमें इसका पहले क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। देखो जो क्वेश्चन में लिखा है ना, मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालना है इसका। तो मॉडुलस b क्रॉस h का, तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? √a², तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, इस तरीके से ही निकालना है। तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 49। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 + 9 आपका हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 62। तो ये हो जाएगा √62 स्क्वायर यूनिट, और यही आपका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ध्यान रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए वेक्टर के फॉर्म में तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी टर्म दे रखी होगी उसको ए और बी मानते हुए उसका क्या निकाल देना है? क्रॉस निकाल देना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका LLP का, जिसमें आपको मैक्सिमाइज जेड बोल रहा है 20x + 30y और x + y इज लेस देन इक्वल टू 80 और 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। और यहाँ पर एक नई चीज़ दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ये कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। आमतौर पर क्या होता है कि ये क्वेश्चन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे आता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या दे दिया आपको? 14 दे दिया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करें? जैसे कि मान के चलो आपका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, ये तो होता है 0 0। अब यहाँ पर ये 14 14 दे दिया ना, तो आप ये समझो कि एज्यूम करो कि ये वाली लाइन आपकी x की वैल्यू 14 की है, ठीक है, और ये वाली लाइन आपकी y की वैल्यू 14 की है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये 14,14 हो गया आपका। ठीक है, ये समझ के चलना है आपको। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन को करना है इस तरीके से। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर ऐसे नहीं करा तो ये गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। अब आपको पहले इसका वो निकालो, इक्वेशन का कहाँ से जा रही है इक्वेशन, ये चीज़ पता करो, एक्स वाई। अब देखो नॉर्मली पहली इक्वेशन ले रहे हैं हम, x + y = 80, पॉइंट्स पता कर रहे हैं। ठीक है, अब x की जगह पर ना 0 मत रखना, क्या रखना? 14 रखना। ठीक है, अगर x की जगह पर 14 रखा तो 14 इधर चला जाएगा, तो 80 में से 14 माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 66। 66 आपके पास क्या आ गया? ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही y की वैल्यू 14 रखेंगे,
तो y की वैल्यू 14 रखेंगे तो x ये भी 14 भी इधर चला जाएगा तो भी क्या आ जाएगा 66। 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास 14 कॉमा 66 और दूसरा 66 कॉमा 14। ठीक है, अभी लाइन देखते हैं कि कहाँ से जाएगी। 14 कॉमा 66 का मतलब है x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 66। तो x की वैल्यू 14 कहाँ पर है, x की वैल्यू 14 तो यहीं पर भाई ये है। ठीक है, और y की 66 कहाँ पर होगी, y की 66 कहीं ना कहीं ऊपर जाके होगी। तो ये वाला पॉइंट हम कह सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास 14 कॉमा 66। बात समझ रही है, y की वैल्यू यहाँ पर कहीं ना कहीं 66 आएगी। ठीक है, फिर अगला ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस, अच्छा दूसरा पॉइंट है 66 कॉमा 14। तो 66 कॉमा 14 का मतलब है y की वैल्यू 14, y की वैल्यू 14 तो यही है हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू 14 ये और x की वैल्यू 66 यहाँ पर कहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 66 कॉमा 14। तो इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये होगी ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के बाद ये पता करो कि ये किस तरफ शेडेड होगी। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए ये लेस देन लिखा है तो लेस देन का मतलब है नीचे की तरफ शेडेड होता है। ठीक है ना, इसकी दूसरी ट्रिक भी होती है, दूसरी ट्रिक मैं तब बताऊंगा जब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तब। अभी तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है तो इससे समझ में आ रहा है कि लेस देन है तो नीचे की तरफ शेड होगा, मतलब ये इस तरफ शेड होगा। ठीक है, इस तरफ शेड होगा, ऐसे लिख देते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो यहां पर x की जगह पर पहले रखो 14। तो x की जगह पर अगर 14 रखोगे तो 28 हो जाएगा, 28 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 28 माइनस हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72। ठीक है, 72 आने के बाद 72 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 3 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। तो यानी कि 14 रखने पर 24 आ रहा है। इस तरफ भी y की वैल्यू 14 रखेंगे, तो y की वैल्यू 14 रखेंगे तो ये हो जाएगा 42, 42 उससे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 58। तो 58 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, x की वैल्यू 24 पर, सॉरी x की वैल्यू 14 पर 24 और x की वैल्यू 29 पर y की वैल्यू 14, इस तरीके से। तो 14 पर 24, x की वैल्यू 14 तो यहीं होगी। ठीक है, और 24 कहाँ पर हो जाएगी, इससे इधर। तो x की वैल्यू 14 पर y की वैल्यू 24, ये पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, ये रख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है 29 पर 14, y की वैल्यू 14 तो यही है और 29 कुछ यहाँ पर होगा कहीं, 29 पर 14, इस तरीके से इस लाइन को भी क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो अब ये किस तरफ शेड होगी, ये ऊपर की तरफ शेड होगी क्योंकि ये ग्रेटर देन लिखी है। ठीक है ना, मोर ग्रेटर देन पे ये ऊपर की तरफ शेड होती है। तो आपका शेड रीजन कौन सा है, ये वाला, ये शेड रीजन है आपका। ठीक है, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा आपका, शेडेड आ जाएगा। अब शेड रीजन में जो पॉइंट्स हैं वो जैसे कि ए ये हो गया। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को आपने बी मान लिया, इस वाले पॉइंट को आपने सी मान लिया, इसको डी मान लिया, ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। ठीक है, अब इन पॉइंट्स पे ये चेक करना है कि कहाँ पर मैक्सिमाइज होगा, और मैक्सिमाइज भी पूछा गया था हमसे। ठीक है, मैक्सिमाइज पूछा गया था। ठीक है, तो आप ये देखो कि पॉइंट्स कितने आ रहे हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले ए पॉइंट जो है वो क्या है, ए पॉइंट ये वाला है 14,66। बी पॉइंट क्या है आपके पास, बी पॉइंट है 14,24। सी पॉइंट क्या है आपके पास, सी पॉइंट है 29,14। और डी पॉइंट क्या है आपके पास, डी पॉइंट है 66,14। इस तरीके से ये डी पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जेड की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, जेड की वैल्यू दे रखी है आपको 20x प्लस 30y, 20x प्लस 30y, इस तरीके से ये जेड दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू पर, इस वैल्यू पर या इस वैल्यू पर, किस वैल्यू पर जो मैक्सिमाइज वैल्यू आ रही है। तो देखो 20 और x की जगह पर क्या रखोगे 14 प्लस 30 और y की जगह पर क्या रखोगे 66। तो इसको जोड़ के देख लो, तो ये हो गया आपका 280 प्लस और 66 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 280, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2260। ये तो ये पहली वैल्यू आ गई। पर दूसरी में 20x की जगह पर 14 और y की जगह पर 24 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, तो 720 में प्लस कर देंगे 280, तो ये आ जाएगा 1000।
ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 29 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 29 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 420, ये भी आ गया आपके पास 1000। ठीक है, नेक्स्ट 20 और x की जगह पर 66 और y की जगह पर 14। ठीक है, तो 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, प्लस कर देंगे उसमें 420, 1740। तो बताओ मैक्सिमाइज कौन सा है? मैक्सिमाइज ये वाला पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज जेड कौन से वाले पॉइंट पर है? ए पर, यानी कि 14,66 पर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं था। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी थी, अगर 14 दे रखा है तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट बनाना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बात से ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। हालांकि ये कंसेप्ट जो है वैसे डिलीटेड है, बट कई बार इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन एक करवा रहा हूँ और आप भी करके जाइए, क्योंकि अगर आ गया तो कम से कम कर तो पाएंगे। और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। करना क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग एब्सेंट इन अ क्लास ऑन अ सैटरडे इज एज फॉलो। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल दे रखा है कि x अगर 0 है, मतलब एक बार नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, 2 बार हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, 4 बार हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, 5 बार हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो कैलकुलेट करना है आपको p। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसका जो सॉल्यूशन है इस तरीके से हो जाएगा कि टोटल ऑफ सम ऑफ पी एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब ये p क्या क्या दे रखे हैं देखो, सबसे पहले दे रखा है p प्लस 2p प्लस 3p और प्लस का p इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6 और 1 7, 7p इक्वल टू में 1। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1/7। तो ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी का आंसर। दूसरा क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? मीन। मीन का फॉर्मूला इसमें निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो आपको x दे रखा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है px से, और फिर उसका क्या निकाल देना है? टोटल। यानी कि x और px को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पहला। फिर दूसरे में क्या है? 2 इंटू 2p है तो ये हो जाएगा 4p प्लस, फिर इसमें क्या हो जाएगा? 12p प्लस, और इसमें हो जाएगा 5p। बस मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को और फिर सबको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 और 5 21p, और p की वैल्यू आपने निकाल ही दी है 1/7। ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार में, तो इसका जो सम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? यानी कि मीन आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और चाहे ये डिलीटेड है या नहीं है, बट फिर भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखे गए हैं, 2025 में 2024 में ये देखा गया है, तो आप इसको जरूर करके जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन किस प्रकार से करना है? बहुत ही सिंपल सा है, बट आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूले याद करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं 60 to 70% आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। और वैसे देखो बिना फॉर्मूले के तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें साइन और cos दोनों आते हों। तो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले फॉर्मूला लगेगा इसका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि देखो इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आप सब जानते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस तरीके से। ठीक है, फिर डिवाइड बाय, इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस वाली टर्म जो है प्लस वाली टर्म से कट जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
और डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सिंपल। अब क्या करना है, इसमें दोनों टर्म एक जैसी लग रही हैं तो नीचे वाले को क्या करना है, टी लेट करना है, ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो लेट करोगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी, तो जिसका डिफ्रेंशिएट अगर करोगे आप, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो डी एक्स ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, अब देखो हमें लाना क्या है, कॉस माइनस साइन लाना है, तो कॉस माइनस साइन आ गया हमारे पास, तो ये क्या है कि बाद में कट जाएगा, जिससे हमने क्या निकाल दिया अभी, डी एक्स की वैल्यू, तो डी एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना था हमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय, इसको तो हमने टी लेट कर लिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इसको 1 अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सिंपल। तो ये कट जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। ठीक है, लॉग टी प्लस का सी, फिर टी की जगह पर वही वैल्यू रख देंगे जो जिसको हमने लेट करा था, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस क्या करा था हमने कि कॉस एक्स का जो कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करा था साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बाकी फिर वो इजीली तरीके से होता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इंटीग्रेशन करना है आपको, और ये क्वेश्चन है P4 का, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 होती थी उसका है। क्योंकि कैसे पता चलेगा, जब भी आपको इंटीग्रेशन 0 से लेकर a के बीच में दे रखा हो fx का, तो इसमें लगता है P4। P4 क्या कहता है, P4 ये कहता है कि जो ये कंसेप्ट है ये आपका हो जाएगा x की जगह पर a माइनस एक्स रख देना होता है। ठीक है, x की जगह पर क्या रख देना होता है, a माइनस एक्स रख देना होता है। ठीक है, कैसे करना होता है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा होता है उसे इक्वेशन नंबर 1 मानो, और जो दे रखा है उसको फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। ये हो जाएगा 5 साइन 90 माइनस एक्स प्लस 3 कॉस 90 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन 90 माइनस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि cos 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है, तो ये कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 से लेकर π/2। तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू में cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय sin 90 माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा dx। इस तरीके से इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, P4 का कंसेप्ट ये कहता है कि फिर दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाएगा, तो देखो i और i को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i, 0 से लेकर π/2, और ये क्या था हमारे पास 5 साइन प्लस 3 कॉस, 5 साइन प्लस 3 कॉस। ठीक है, और डिवाइड में था साइन प्लस कॉस। ठीक है, साइन प्लस कॉस, फिर प्लस, फिर इसको जोड़ देंगे 5 कॉस प्लस 3 साइन अपॉन में कॉस प्लस साइन। अब देखो इसमें क्या है कि इन दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है। ठीक है, जब दोनों का एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम ले लेते हैं, साइन प्लस कॉस। ठीक है, तो सेम रहेगा, तो 5 साइन और 3 साइन क्या हो जाएगा, 8 साइन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 3 कॉस और 5 कॉस क्या हो जाएगा, 8 कॉस हो जाएगा dx। अब इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये कट जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 2 से ही कट जाएगा 4 बार में, तो ये भी आपके पास क्या बचेगा, आई इक्वल टू में 4 बाहर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x 0 से लेकर पाई बाय 2। पहले पाई बाय 2 पुट करते हैं और फिर 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके पास 4 इंटू में पाई बाय 2, और ये कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, P4 का ध्यान रखना है। P4 कैसे यूज़ होती है, P4 का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी क्वेश्चन दे रखा होता है उसको फर्स्ट इक्वेशन, और जो भी P4 यूज़ करने के बाद सेकंड इक्वेशन, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, और कौन सा मैक्सिमम निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करना होता है कि इसमें डबल डेरिवेट करने की जरूरत नहीं होती, इसमें जो भी इंटरवल दे रखे होते हैं उसके बीच में ही x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और फिर सबको फंक्शन में पुट कर देना होता है। तो फंक्शन में पुट करने के बाद जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट होती है मैक्सिमम, और जो छोटी होती है जो एब्सोल्यूट मिनिमम होती है, ठीक है। तो इसका डेरिवेट करेंगे f डैश x, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36 और प्लस का 1, ठीक है। फिर इसको 0 के बराबर 6 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें ये 6 तो इधर आ जाएगा, इसको स्प्लिट कर देंगे, तो स्प्लिट करने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस कर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 6 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 + 2, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से 3x माइनस 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 प्लस माइनस 2x प्लस का 6, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x, तो x माइनस 3, दोनों में कॉमन क्या है, -2, तो x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और 2, जो कि किसके अंदर आ रहा है, 1 और 5 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1, 2 उधर आई है, 3 और ये 5, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई है। इन चारों वैल्यू को आपको फंक्शन में पुट करना है, तो फंक्शन है आपके पास ये, ठीक है। तो पहले आप पुट करते हैं, पहले पुट करते हैं 1, इधर 1 रखेंगे, ध्यान रखना, इधर 1 रख रहे हैं तो ध्यान रखना, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, -15 और प्लस का 36 और प्लस का 1, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 2 - 15 प्लस 36 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। ऐसे ही f2 पुट कर देते हैं, 2 पुट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 × 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस -15 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 × 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 72 और 1, इसको टोटल करके आ जाएगा 16 - 60 प्लस 72 प्लस 1 32, ठीक है। ऐसे ही f3, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 का क्यूब यानी कि 27 -15 3 का स्क्वायर या 9 और प्लस 36 × 3 प्लस का 1, तो इसको मल्टीप्लाई करा 54 और इसको मल्टीप्लाई करा 135, इसको 108 और प्लस का 1, इसको टोटल कर लेते हैं, 54 - 135 प्लस 108 प्लस 1 28, ठीक है। f5, तो 2 × 5 का स्क्वायर क्यूब 125 -15 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 और इंटू में 5 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 125 × 2 यानी कि 250 माइनस 25 × 15 यानी कि 375 प्लस 36 × 5 180 प्लस का 1, इसको टोटल कर लेते हैं, 250 - 375
प्लस 180 प्लस 1, तो ये आ गया 56। अब इसमें क्या करना है कि देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो यही है 56, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें से, इन चारों में से ये है आपके पास 24। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो छोटी है वो आ जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का है, और ये है पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है, इसमें देखो आपको क्या करना है, लेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके बराबर, ए अपॉन में एक्स प्लस 2, ए के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ऊपर की तरफ क्या होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो ऊपर कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके ऊपर क्या होना चाहिए, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कि इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, अब जो हमने लेट करा है उसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई, तो ए का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 से। ठीक है, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो इक्वेशन बचती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2। ध्यान रखना पूरे क्वेश्चन को हमने किसके बराबर रख रखा है, इसके बराबर। तो लास्ट में हम जब ए और बी की और सी की वैल्यू निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन जो करेंगे इसका करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है कि देखो एक्स की जगह पर पहले -2 रखो, पुट करो x इक्वल टू -2, उससे क्या होगा कि एक वैल्यू 0 हो जाएगी और a की वैल्यू निकल आएगी। तो -2 इधर भी रखना होता है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4, और -2 प्लस का 1, और इधर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, और प्लस का ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ -2 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 1 3। ठीक है, और अपन में 5, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 3/5। ठीक है, फिर x की जगह 0 रख देंगे ताकि b 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 1 इक्वल टू में, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बचेगा a, प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा c, तो और यहाँ भी 0 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे 2c, a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3/5, तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकल जाएगी, तो 1 - 3/5 इक्वल टू में 2c, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 5 में से 3 गए तो 2 अपॉन में 5 इक्वल टू में 2c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, c की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी पुट कर दो, जैसे कि -2 रखा है तब 1 रख दो, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट वैल्यू के लिए कुछ भी रख सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, इधर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a इंटू 2 यानी कि 2a, इधर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये b प्लस c हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का b से मल्टीप्लाई करा तो 3b, और 3 का c से मल्टीप्लाई करा तो 3c। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 3, और a की वैल्यू हमारे पास 3/5, और b की वैल्यू हमें निकालनी है, और c की वैल्यू है 1/5, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये इधर आ जाएगा। तो 3 कॉमन ले लो सब में से, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस b और प्लस 1/5, तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ देंगे 3/5 हो जाएगा, तो 3/5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 में से 3 गए तो 2/5 b, तो b की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है, इस तरीके से दोनों वैल्यू आपके पास यहाँ पर, तीनों वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लेट क्या करा था, इंटीग्रेशन करना था a अपॉन में x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक और चेक कर लेते हैं, a अपॉन में x प्लस 2 बी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से
ये हमने रख रखा था। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 3/5, इसे बाहर ले लेते हैं 1/x+2 dx। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू 2/5, इसे बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा x/(x²+1) dx प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5 इंटीग्रेशन 1/(x²+1) dx। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/5, इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा log x+2 प्लस 2/5, इसका डायरेक्टली नहीं होगा, बस लेट करके होगा, तो x²+1 को लेट करेंगे तो 2x आएगा आपका, ठीक है ना। तो 2x जो है x से x कट जाएगा, तो 2 जो है इससे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/t यानी कि log t। इसका हो जाएगा log t, और t की जगह हमने क्या रखा है x²+1, ध्यान रखना है बस, इसको t लेट करना है, ठीक है ना। और प्लस का 1/5, और ये तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो गया आपके पास 3/5 log x+2 प्लस 1/5 log x²+1 और प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 9 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, और ये हमारी डे 1 की क्लास थी, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए। फिर अगले क्लास में डे 2 की क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। और जब तक आपके पेपर नहीं होते तब तक आपको रिवीजन करवाते रहेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं डे 2 में।